अगर ऑप्शन दिया जाए कि इतिहास से कोई एक साल गायब कर दिया जाए तो निस्संदेह भारत के लिए वो साल 1984 का होगा। ये वही साल था जब ऑपरेशन ब्लू स्टार जैसी त्रासद घटना घटी। इसका नतीजा ये हुआ कि इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई। इंदिरा की हत्या के बदले में सिखों का कत्लेआम हुआ। इसके अलावा भोपाल गैस कांड की घटना भी साल 1984 में ही हुई थी। भोपाल गैस कांड के अलावा बाकी तीनों घटनाएं आपस में गुत्थम गुत्था हैं। इस सब की शुरुआत हुई थी एक नाम से, एक मांग से। क्या थी ये मांग? राज करेगा खालसा, खालसा बागी या बादशाह। 1984 में खालिस्तान मूवमेंट की आग ने पंजाब को बर्बाद किया, जिसे बुझाने में पंजाब में कई दशक हो गए। इसके बाद भी ये आग रह रहकर अपना सर उठाती रहती है, कभी भारत में तो कभी भारत से बाहर। क्या है खालिस्तान आंदोलन की पूरी कहानी, जानेंगे आज के एपिसोड में। नमस्कार, मेरा नाम दिव्यांशी सुमराव है। आप देख रहे हैं भारत के ऐतिहासिक किस्सों कहानियों से जुड़ा हमारा रोजाना का कार्यक्रम तारीख। खालिस्तान आंदोलन की तह में जाने के लिए हमें सिख धर्म के इतिहास को समझना पड़ेगा। 15वीं सदी के आखिर में गुरु नानक ने सिख धर्म की स्थापना की। इस परंपरा में सिखों के कुल 10 गुरु हुए, जिनमें आखिरी सशरीर गुरु गोबिंद सिंह थे। गुरु गोबिंद सिंह ने खालसा पंथ की शुरुआत कर सिख धर्म को एक फॉर्मल रूप दिया और इस धर्म के नियम कायदे तय किए। अपने छोटे से इतिहास में सिख गुरुओं को मुगल बादशाहों के हाथों क्रूरता का सामना करना पड़ा था, इसलिए गुरु गोबिंद सिंह के कॉल पर खालसा आर्मी की शुरुआत हुई। गुरु गोबिंद सिंह ने बंदा सिंह बहादुर को खालसा आर्मी का लीडर बनाया। बंदा सिंह बहादुर की मौत के बाद साल 1733 में मुगलों ने सिखों के साथ संधि की कोशिश की और सिखों के लीडर कपूर सिंह को नवाब की उपाधि सौंप दी गई। नवाब कपूर ने सिखों को एक करने के लिए दल खालसा की स्थापना की। दल खालसा को 2 हिस्सों में बांटा गया था, बुढ़ा दल और तरुण दल। बुढ़ा दल में 40 की उम्र से ऊपर के अनुभवी लोग होते थे और तरुण दल में 40 की उम्र से कम के लोग। बुढ़ा दल का काम धर्म का प्रचार प्रसार करना और सिख गुरुद्वारों की रक्षा करना होता था, वहीं तरुण दल एक्टिव ड्यूटी पर तैनात रहता था। आगे जाकर इन दोनों दलों को 12 छोटे छोटे हिस्सों में बांटा गया। हर छोटा दल अपने अपने सूबे की रक्षा करता और उसमें विस्तार भी करता। इस दौरान जीती गई जमीन का हिसाब हरमिंदर साहिब में जाकर लिखा जाता। बाकायदा दस्तावेज तैयार होते। आगे जाकर इन दस्तावेजों के आधार पर रियासतें तैयार हुई, जिन्हें मिस्ल कहा जाने लगा। चूंकि दल खालसा के 12 हिस्से थे, इसलिए सिखों की रियासत 12 मिसलों के रूप में तैयार हुई। 18वीं सदी के अंत तक ये मिसलें यूं ही चलती रहीं और कई बार इन्हें आपसी लड़ाई का सामना भी करना पड़ा। फिर साल 1799 में रणजीत सिंह ने लाहौर जीता और 1801 में खुद को पंजाब का महाराजा घोषित कर दिया। उन्होंने 12 मिसलों को एक किया और सिख साम्राज्य की शुरुआत की। महाराजा रणजीत सिंह ने अपने राज को सरकार खालसा का नाम दिया और अगले दशकों में सिख साम्राज्य को तिब्बत और अफगानिस्तान की सीमाओं तक भी पहुंचा दिया। ये साम्राज्य आधी सदी तक चला, लेकिन 1849 में अंग्रेजों से हार मिलने के बाद सिख साम्राज्य कई टुकड़ों में बंट गया, जिसमें से लगभग सारा पंजाब अंग्रेजों के अधीन हो गया और उन्होंने उसका नाम पंजाब प्रोविंस रख दिया। जो छोटे मोटे प्रिंसली स्टेट बचे भी, उन्होंने भी अंततः अंग्रेजों की दास्ता स्वीकार कर ली। सिखों और अंग्रेजों के बीच रिश्ते कुछ खराब नहीं थे। बाकायदा सिख ब्रिटिश आर्मी का महत्वपूर्ण हिस्सा हुआ करते थे, लेकिन प्रथम विश्व युद्ध और जलियांवाला बाग नरसंहार की घटना ने पंजाब के मन में ब्रिटिश हुकूमत के लिए नफरत भर दी। 1930 के आसपास जब लगने लगा कि अंग्रेज भारत से चले जाएंगे, पंजाब में सिखों के बीच सिख होमलैंड की मांग उठने लगी। इस मांग को उठाने में सबसे आगे था शिरोमणि अकाली दल। 1920 में बना ये संगठन खुद को सिखों का प्रतिनिधि मानता था और मानता था कि सिखों का अपना अलग देश होना चाहिए। 1940 में लाहौर रेजोल्यूशन पास हुआ, जिसमें मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान बनाने की मांग उठाई। मौका देखकर अकाली दल ने भी सिखों के लिए अलग देश की मांग उठानी शुरू कर दी। पत्रकार और लेखक खुशवंत सिंह अपनी किताब सिखों का इतिहास में लिखते हैं, सिखों में अलग राज्य की कल्पना हमेशा से ही थी। रोज की अरदास के बाद गुरु गोबिंद सिंह का राज करेगा खालसा नारा लगाया जाता है। इस नारे ने अलग राज्य के ख्वाब को हमेशा जिंदा रखा। खुशवंत आगे लिखते हैं, सिख नेताओं ने कहना शुरू कर दिया था कि अंग्रेजों के बाद पंजाब पर सिखों का हक है, लेकिन आज़ादी के बाद हुए विभाजन ने उनकी अलग राज्य की उम्मीदों को धूमिल कर दिया था। आज़ादी के बाद भी सिख लगातार अलग देश या कम से कम भारत के अंदर एक आज़ाद सूबे की मांग उठाते रहे, लेकिन धर्म के आधार पर अलग देश की मांग को सरकार ने अस्वीकार कर दिया। ये स्ट्रैटेजी फेल हो चुकी थी, लेकिन
आजादी के कुछ साल बाद हुई एक घटना ने अकाली दल को एक और मौका दे दिया। हुआ ये कि 1953 में आंध्र प्रदेश को अलग राज्य बना दिया गया, जो भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य था। और इससे क्यों लेकर अकाली दल ने सिखों के बदले पंजाबी भाषा बोलने वालों के लिए अलग राज्य की मांग कर दी। इस स्ट्रैटेजी को बड़ी सफलता मिली जब 1 नवंबर 1966 में उस वक्त के पंजाब को भाषा के आधार पर विभाजित करके पंजाब पंजाबी भाषी एवं हरियाणा हिंदी भाषी बना दिया गया। जैसा कि अक्सर होता है, यहाँ भी नर्क का रास्ता अच्छी नियतों से तैयार हुआ था। पंजाब बनने के बाद सिखों की मांग पूरी हो जानी चाहिए थी, लेकिन यहाँ से चीजें सुधरने के बजाय और बिगड़ती चली गईं। पंजाब गठन के दौरान सरकार ने चंडीगढ़ को पंजाब और हरियाणा की संयुक्त राजधानी बना दिया था। कुछ पंजाबी बोलने वाले इलाके हरियाणा राज्य को दे दिए गए थे और एक और बड़ी दिक्कत थी पानी को लेकर। केंद्र सरकार ने सतलज, रावी और ब्यास नदी पर बनी नहरों को अपने कंट्रोल में लेकर उनके मनमाने आवंटन कर दिए। इस चक्कर में इन नदियों का सिर्फ 23% पानी पंजाब को मिला। ये सब मुद्दे पंजाब में नए उबाल का कारण बन रहे थे। 1967 में हुए चुनावों में अकाली दल ने मांग उठाई कि पंजाब को जम्मू कश्मीर की तरह धारा 370 के तहत विशेष स्टेटस दिया जाए। इन चुनावों में अकाली दल को जीत मिली। हालांकि इस दौरान अकाली दल ने कभी अलग देश की मांग नहीं रखी, कम से कम लिखित तौर पर तो नहीं। वो बस पंजाब के लिए ज्यादा अधिकारों की मांग कर रहे थे और इसी चक्कर में अकाली दल और कांग्रेस आमने सामने आकर खड़े हो गए। अब सवाल ये कि इस सब के बीच खालिस्तान की मांग पहली बार कहां से उठी? इसके लिए हमें चलना पड़ेगा देश के बाहर। 13 अक्टूबर 1971 की ये बात है। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स में एक विज्ञापन छपा। इस विज्ञापन में खालिस्तान नामक नए देश की घोषणा की गई थी और दुनिया भर में रहने वाले सिखों से मदद देने को कहा गया था। इस विज्ञापन को छपवाने वाले व्यक्ति का नाम था जगजीत सिंह चौहान। जगजीत एक समय में पंजाब विधानसभा का डिप्टी स्पीकर रह चुका था। 1969 में चुनाव हारने के बाद वो ब्रिटेन गया और यहाँ उसने खालिस्तान के समर्थन में अभियान चलाना शुरू किया। खालिस्तान का मतलब होता है शुद्ध स्थान, जैसे खालिस घी, खालिस दूध, वैसे ही खालिस्तान। जगजीत सिंह जिस खालिस्तान की मांग कर रहा था उसमें पंजाब, हरियाणा, हिमाचल और राजस्थान के भी कुछ हिस्से आते थे। ब्रिटेन में जगजीत की मुहिम को कोई खास समर्थन नहीं मिला। इसी बीच 1971 का युद्ध हुआ और पाकिस्तान ने इस युद्ध में खालिस्तान आंदोलन को हवा देने की कोशिश की। जगजीत सिंह को पाकिस्तान आने का निमंत्रण मिला। यहाँ उसने फिर खालिस्तान की बात की, जिसे पाकिस्तान की प्रेस ने खूब जोर शोर से उछाला। जगजीत के अनुसार जुल्फिकार अली भुट्टो ने उसे प्रस्ताव दिया था कि ननकाना साहिब खालिस्तान की राजधानी बनेगा। अगले कुछ सालों में जगजीत की मुहिम को यूरोप और अमेरिका के एक सिख धड़े द्वारा समर्थन मिलने लगा और जगजीत की हैसियत बढ़ती गई। हालांकि जगजीत की कोशिशों के बावजूद हिंदुस्तान में अभी तक अलग देश की मांग नहीं पैदा हुई थी। साल 1973 में अकाली दल की कार्य समिति ने आनंदपुर साहिब में आयोजित एक सम्मेलन में एक नीतिगत प्रस्ताव अपनाया, जिसे आनंदपुर रेजोल्यूशन कहा जाता है। इस प्रस्ताव में कहा गया था कि केंद्र सरकार को डिफेंस, मुद्रा और विदेश नीति को छोड़कर बाकी मामले पंजाब पर छोड़ देने चाहिए। इसके एक पंजाबी संस्करण में सिखों को एक राष्ट्र के रूप में बयान किया गया था। हालांकि ये संस्करण कभी प्रकाशित नहीं हुआ। इस प्रस्ताव पर केंद्र की भी प्रतिक्रिया आई। इंदिरा गांधी ने इस प्रस्ताव को देशद्रोही बताया। उन्होंने कहा कि ये कोई ऑटोनॉमी की डिमांड नहीं है, ये तो अलग देश की डिमांड है। इसके बाद ये प्रस्ताव ठंडे बस्ते में चला गया और अगले एक दशक तक इसकी ज्यादा बात नहीं हुई। इधर अकाली दल पर नकेल कसने के लिए 1972 में इंदिरा ने सरदार ज्ञानी जैल सिंह को पंजाब का मुख्यमंत्री बनाया। जैल सिंह पंजाब में अकालियों का वर्चस्व तोड़ना चाहते थे। गुरुद्वारों, कॉलेज और स्कूलों में अकालियों का प्रभाव था। इसकी काट के लिए जैल सिंह ने सिख जनता को खुश करने के लिए सरकारी कार्यक्रम चलवाए। सिख गुरुओं के नाम पर सड़कों और स्कूलों के नामकरण हुए। शहीदी दिवसों पर सरकारी कार्यक्रमों का आयोजन होने लगा, लेकिन ये सब भी काफी नहीं था। इमरजेंसी के दौरान कांग्रेस की छवि इतनी खराब हुई कि 1977 में जैल सिंह पंजाब से रुखसत हो गए। अकाली दल एक बार फिर से सत्ता में वापस आ गई। 1977 में ही एक और शख्स की वापसी हुई। जगजीत सिंह चौहान भारत लौटा। यहाँ उसने खालिस्तान की मांग को हवा दी और 1979 में ब्रिटेन जाकर खालिस्तान नेशनल काउंसिल की स्थापना कर दी। 1980 में उसने खालिस्तान नामक नए देश का ऐलान कर दिया। सिर्फ इतना ही नहीं, खालिस्तान हाउस नाम की एक इमारत से उसने खालिस्तान के पासपोर्ट, डाक टिकट और खालिस्तान डॉलर भी जारी कर दिए। उसने ब्रिटेन और यूरोप के दूसरे देशों में खालिस्तान के दूतावास भी बना डाले। इस दौरान वो जरनैल सिंह भिंडरानवाले के संपर्क में आया, जिसका पंजाब में लगातार प्रभाव बढ़ता जा रहा था। भिंडरानवाले के उभार को समझने के लिए एक घटना के बारे में जानिए। साल 1978 बैसाखी का ये दिन था। इस तारीख का सिख धर्म में खास महत्व है क्योंकि गुरु गोबिंद सिंह ने बैसाखी के दिन ही खालसा पंथ की शुरुआत की थी। उस रोज अमृतसर में उत्सव का माहौल था। बखेड़ा तब खड़ा हुआ जब निरंकारी पंथ का समूह सरकार के पास एक जुलूस की परमिशन लेने पहुंच गया। पंजाब में तब अकाली दल की सरकार थी और उन्होंने परमिशन दे भी दी, ये जानते हुए कि परंपरागत सिख
इससे नाराज होंगे, ऐसा हुआ भी। जरनैल सिंह भिंडरानवाले, जो सिखों के धार्मिक समूह दमदमी टकसाल का प्रमुख लीडर था, उसने तत्काल दरबार साहिब के पास एक सभा बुलाई। सभा में निरंकारियों के खिलाफ जोरदार भाषण दिया गया। इसके बाद उधर से एक जुलूस निरंकारियों की तरफ बढ़ा। इन लोगों के पास कृपाण थे तो दूसरी तरफ निरंकारियों के पास बंदूक। झड़प हुई और 13 लोग इसमें मारे गए। इस मामले में निरंकारी पंथ प्रमुख गुरबचन सिंह की गिरफ्तारी हुई, लेकिन मामले की नजाकत देखते हुए ट्रायल हरियाणा कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया गया। इस घटना के बाद भिंडरानवाले और उसके समर्थकों ने अकाली सरकार की नाक में दम कर दिया। पंजाब में भिंडरानवाले का प्रभाव लगातार बढ़ता जा रहा था। तब दिल्ली कांग्रेस की नज़र भिंडरानवाले पर पड़ी। अपनी किताब ट्रेजेडी ऑफ पंजाब में कुलदीप नैयर इस पूरे घटनाक्रम का ब्यौरा देते हैं। कुलदीप लिखते हैं कि तब पंजाब की कमान संजय गांधी के हाथ में थी। पंजाब में परंपरागत सिख धड़ा अकाली दल का समर्थक था, इसलिए संजय ने सुझाव दिया कि किसी ऐसे व्यक्ति को अकाली दल के चैलेंजर के रूप में खड़ा किया जाए जो सिखों में खासी पकड़ रखता हो। इसके लिए 2 लोगों को चुना गया। अंत में संजय गांधी ने फैसला किया कि जरनैल सिंह भिंडरानवाले को इस काम के लिए पुश किया जाए। कुलदीप नैयर के हिसाब से ये बात कमलनाथ ने खुद उन्हें बताई थी। बैसाखी घटनाक्रम के कुछ रोज बाद ही दल खालसा नाम के एक संगठन ने चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। ये भिंडरानवाले का ही एक पॉलिटिकल फ्रंट था। इस संगठन के माध्यम से भिंडरानवाले अपने पॉलिटिकल उद्देश्य को आगे रख सकते थे और साथ ही उनके पास ये कहने का मौका भी रहता था कि वो संत हैं और उनका पॉलिटिकल मामलों से कुछ लेना देना नहीं है। सतीश जैकब अपनी किताब अमृतसर मिसेस गांधीज लास्ट बैटल में लिखते हैं कि दल खालसा ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसका कुल खर्च 600 रुपये आया था और इसका बिल भरने वाले और कोई नहीं, तब कांग्रेस के नेता और आगे जाकर भारत के राष्ट्रपति बनने वाले ज्ञानी जैल सिंह ही थे। जनवरी 1980 तक इंदिरा की सत्ता में वापसी हो चुकी थी। चुनावों के दौरान भिंडरानवाले ने कांग्रेस के लिए प्रचार किया था और एक वक्त तो इंदिरा और भिंडरानवाले ने स्टेज भी शेयर किया था। इलेक्शन के कुछ दिन बाद ही बैसाखी झगड़े को लेकर फैसला आया और गुरबचन सिंह रिहा हो गए। इस खबर से भिंडरानवाले इतने बौखलाए कि उन्होंने अकालियों के खिलाफ और जोर शोर से बोलना शुरू कर दिया। ठीक 2 महीने बाद अप्रैल महीने में गुरबचन सिंह की उनके दिल्ली वाले निवास पर हत्या कर दी गई। नैयर लिखते हैं कि सीबीआई इन्वेस्टिगेशन में 7 लोगों का नाम सामने आया था जो सभी भिंडरानवाले के जत्थे से जुड़े हुए थे। इस कत्ल में शामिल मर्डर वेपन का लाइसेंस भी भिंडरानवाले के एक भाई के नाम से लिया गया था। इसके बाद साल 1981 में पत्रकार लाला जगत नारायण की हत्या हुई। जगत नारायण हिंद समाचार समूह के संस्थापक थे। इस हत्या में भी भिंडरानवाले से जुड़े लोगों का नाम सामने आया। आगे का घटनाक्रम बिल्कुल तीर की सीध पर हुआ। इन मामलों में पुलिस ने भिंडरानवाले को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन फिर इस कदर हंगामा हुआ कि भिंडरानवाले को छोड़ना पड़ा। 2 दिन की जेल से भिंडरानवाले को इतनी पॉपुलैरिटी मिली जितनी सालों में नहीं मिल पाई थी। गिरफ्तारी के बाद बाहर आए भिंडरानवाले ने कांग्रेस के खिलाफ और जमकर बोलना शुरू कर दिया। दुश्मन का दुश्मन दोस्त की तर्ज पर भिंडरानवाले को अकाली दल का साथ मिला और दोनों ने मिलकर धर्म युद्ध मोर्चा नामक एक आंदोलन की शुरुआत कर दी। इस आंदोलन का उद्देश्य था आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन को एग्जीक्यूट करवाना। ये साल 1982 की बात है, यानी जैसा कि पहले बताया गया था, आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन जो तब भुला दिया गया था अब चर्चा में आ गया था। जगह जगह प्रदर्शन होने लगे। जितने उग्र प्रदर्शन उतना ही उग्र कांग्रेस सरकार जो केंद्र में भी थी और राज्य में भी का कॉम्बैट। पंजाब में स्थिति बद से बदतर होती गई। इस बीच भिंडरानवाले ने गोल्डन टेम्पल को अपना ठिकाना बना लिया। वहां से आदेश जारी किए जाने लगे। अगले 2 सालों में सरकार ने कई बार भिंडरानवाले को गिरफ्तार करने की कोशिश की, लेकिन मामला बिगड़ता चला गया। इस सब की परिणति हुई ऑपरेशन ब्लू स्टार में। ऑपरेशन ब्लू स्टार, भिंडरानवाले की मौत और बदले में इंदिरा गांधी की हत्या, ये सब कहानियां हम आपको तारीख के पिछले एपिसोड में बता चुके हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फिलहाल अब जानते हैं कि भिंडरानवाले की मौत के बाद खालिस्तान मूवमेंट का क्या हुआ। भिंडरानवाले को खालिस्तान मूवमेंट का चेहरा माना जाता है, लेकिन असल में इस मूवमेंट की जड़ें विदेश में थी। जैसा कि हमने पहले बताया, जगजीत सिंह चौहान जो ब्रिटेन में खालिस्तान की घोषणा कर चुका था, उसने 1984 के बाद भी इस आग को जिंदा रखने की कोशिश की। इधर 1984 से लेकर अगले 1 दशक तक पंजाब उग्रवाद की चपेट में रहा, लेकिन इस 1 दशक में जनता भी इस अशांति से तंग आ चुकी थी। धीरे धीरे पंजाब में खालिस्तान आंदोलन की आग बुझती चली गई। जगजीत सिंह के ऊपर राजीव गांधी की हत्या के षड्यंत्र में शामिल होने के आरोप लगे। सरकार ने उसका पासपोर्ट रद्द कर दिया। फिर 2001 में अटल बिहारी गवर्नमेंट में उसे माफी मिली और वो भारत वापस आ गया। भारत आकर भी उसने खालिस्तान की मांग छोड़ी नहीं, बल्कि उसने खालसा राज पार्टी का गठन किया और बोला कि लोकतांत्रिक तरीके से खालिस्तान की मांग को आगे बढ़ाएगा। इस बार जनता से उसे कोई सपोर्ट नहीं मिला और 2007 में हृदयाघात से उसकी मृत्यु हो गई। इस तरह भारत में खालिस्तान आंदोलन लगभग खत्म होता गया, लेकिन
जगजीत की लगाई आग विदेशों में खूब फली फूली। विदेशों में खालिस्तान कमांडो फोर्स, खालिस्तान लिबरेशन फोर्स जैसे कई संगठन खड़े हुए, जिनमें से ज्यादातर को आतंकी संगठनों का दर्जा दिया गया। ये संगठन लगातार विदेशों में इस मुद्दे को उठाते रहे, जिसके चलते खालिस्तान की आग 21वीं सदी में भी पूरी तरह बुझ नहीं पाई है। आज की तारीख में इतना ही। एपिसोड आपके लिए लेकर आए थे हमारे साथी कमल भट्ट। देखते रहिए दी लंदन टॉप। शुक्रिया। किसको मिली बात, किसने उड़ाया धुआं, दिन भर खेलों की दुनिया में क्या क्या हुआ, हर खबर जिस पर आप करते हैं बात, छोटी से छोटी जानकारी लाएंगे हर रात। लेकर आया है लंदन टॉप, स्पोर्ट्स की खबरों का खास शो स्पोर्ट्स टॉप, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे।